नमस्कार, आप देख रहे हैं जगह 24/7 न्यूज में हूं आप सभी के साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर इस वक्त की, ईरान पर हमला करेगा यूएस। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अगले 48 घंटे बेहद अहम हो सकते हैं और हार्मुज पर ईरानी टोल अब लगेगा। ईरान ने कुछ नई जानकारियां साझा की हैं, वो जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। एक तरफ अमेरिका कह रहा है अगले हमले की तैयारी की जा रही है, दूसरी तरफ जो है हार्मुज पर ईरान के तेवर भी सख्त हैं। इसके ऊपर भी डिटेल से आगे आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। मालदीव में डूबे गोताखोर, 5 गोताखोर डूब चुके हैं और सबसे हैरानगी की बात की जो उनको रेस्क्यू करने गया मालदीव की नेवी का जवान, उसकी भी डूबकर मौत हो चुकी है। 5 शव अभी भी समुद्र की गहराई में दफन है। पूरा राज क्या है, इस पूरी खबर क्या है, डिटेल से आगे आपको हम बताएंगे। ट्रंप पर जो है भड़का ताइवान, ट्रंप से नाराज हुआ है ताइवान, लेकिन पूरा मामला क्या है इस पर भी आगे हम आपको बताते हैं। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखाते हैं। पहले बड़ी खबर, ईरान पर फिर हमले कर सकता है अमेरिका। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। अमेरिका चला सकता है ऑपरेशन स्लेज हैमर। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और F-35 लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। 48 घंटे के भीतर ट्रंप ले सकते हैं बड़ा फैसला। बड़ी खबर इस वक्त की, ईरान पर फिर हमले कर सकता है अमेरिका। अमेरिका चला सकता है ऑपरेशन स्लेज हैमर। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स, F-35 लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। 48 घंटे के भीतर ट्रंप ले सकते हैं बड़ा फैसला। बड़ी खबर इस वक्त की, ईरान पर फिर हमले कर सकता है अमेरिका। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले करेंगे, पल पल की अपडेट आपको देंगे, उसके बाद सीधा एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और F-35 विमानों की तैनाती मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने बढ़ा दी है। इसको समझना होगा कि क्या वाकई में अमेरिका एक बार फिर से जंग की तरफ जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए डिटेल से सारी जानकारी, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास। ऑपरेशन स्लेज हैमर को लेकर बातचीत चल रही है। समुद्र, जमीन और आसमान से इस बार हमला करने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। अगले 48 घंटों में कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा सरप्राइज यहां पे हो सकता है। खार्क आइलैंड और परमाणु सेंटर इस बार अमेरिका के निशाने पर होंगे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 पर भी कहा जा रहा है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से फोकस बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार की चुनौती ईरान से अमेरिका को मिली है, अमेरिका भी उससे सरप्राइज हो चुका है। नेक्स्ट ग्राफिक्स, खाड़ी के देशों से कार्गो जहाज हटाए जा रहे हैं। जो अमेरिका के जहाज हैं उनको हटाया जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि आप यूरोप की तरफ वहां से मूव करिए। खाड़ी में तैनात 50,000 सैनिक और जमीन के नीचे रखे परमाणु जखीरे को नष्ट करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन अमेरिका चला सकता है। इस प्रकार की बड़ी जानकारियां आ रही हैं और कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे में कोई बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है। खाड़ी के देशों से कार्गो जहाज को हटाने की बात सामने आ रही है और ऐसी भी खबरें हैं कि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो भी चाहते हैं कि अमेरिका अभी ईरान पर एक बार फिर से पलटवार करे। एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, एयरफोर्स ऑफिसर अनुपम तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू। चलिए अनुपम सर के पास हम चलेंगे। अनुपम सर, बड़ी जानकारी आ रही है, अगले 48 घंटे बड़े अहम बताए जा रहे हैं। क्या पॉसिबिलिटी देख रहे हैं वाकई में बीजिंग की यात्रा खत्म करने के बाद ट्रंप फैसला ले सकते हैं एक बार फिर से कि ईरान के साथ जंग हो जाए? राजेश जी, बीजिंग की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण थी और बीजिंग की यात्रा के बाद निश्चित तौर पर कुछ न कुछ बदलाव आप जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हॉर्मुज और उसके आसपास, उसमें आप कुछ बदलाव जरूर देखेंगे। अब ये बदलाव सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। अब अंदेशे दोनों तरह के हैं और जिस तरह से कल शाम से ही सोशल मीडिया के ऊपर अमेरिका की तरफ से और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की तरफ से खुद उनके कुछ सोशल पर इस तरह के वक्तव्य दिए गए, जिससे अब लगने लगा कि शायद एक बड़ा अटैक पॉसिबल है। तो ये आप मान के चलिए कि कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा। अब ये अटैक होगा या फिर ये सिर्फ धमकियां हैं, या ईरान को दबाव में लाने का एक प्रयास है, जो कि चाइना ने शायद उनको बताया हो डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि आप इस तरह से एक दो बार
धमकियां दीजिए और इस तरह की प्लानिंग करिए, जैसा चाइना खुद ताइवान के अगेंस्ट करता रहता है। उस तरह से आप जब एक दबाव बनाएंगे तो उस दबाव के अंदर आके शायद ईरान आपकी कुछ बातें मान ले। तो यहाँ पर हमें चाइनीज पक्ष को नहीं भूलना चाहिए। जी। ये लड़ाई अब सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं रह गई है, ये एक ग्लोबल इश्यू बन चुका है। और चाइना का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर किस तरह का है और चाइना के साथ क्या क्या डील्स हुई हैं, ये अभी पूरी तरह से सामने तो नहीं आया, व्यापारिक डील सामने आई है, लेकिन स्ट्रेटेजिक रूप से क्या बातें हुई हैं, उसमें किन बातों पर सहमति बनी है अमेरिका की और चाइना की, ये बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा। और ये जो ऑपरेशन मिडिल ईस्ट में जो चलाया जा रहा है या जिसकी संभावना दिखाई दे रही है, उस ऑपरेशन को मैं उसी तरफ से देख रहा हूं कि शायद वो भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है जो कि अमेरिका और चाइना ने आपस में बैठ के तय किया है। देखिए, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरान बहुत मजबूती से लड़ा है। ईरान ने अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और आज अमेरिका खुद इस युद्ध में अपने आप को फंसा हुआ पा रहा है। तो इससे बचने के लिए, इससे निकलने के लिए कुछ कोशिश जरूर करेगा अमेरिका, और वो कोशिश एक बड़े हमले के रूप में भी हो सकती है, वो कोशिश बातचीत के रूप में हो सकती थी और ज्यादा बेहतर रहती, लेकिन उसके रास्ते भी तब फेल हो गए जब बातचीत के लिए पाकिस्तान को मिडिल मैन बनाया गया था। उसको बात था कि उस समय पाकिस्तान जैसे देश रहते हुए बातचीत कभी भी सिरे नहीं चढ़ सकती है। तो आज की कंडीशन यही है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ राजेश, जैसा आपने ग्राफिक्स में दिखाया है कि अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, इस पे नजर बनी रहेगी हमारी, लेकिन हम लौटेंगे आपके पास, एक और बड़ी खबर है उसके बाद आपके पास लौटते हैं सर। अमेरिका की गीदड़ भभकियों से बेखौफ है ईरान, बड़ी खबर। हॉर्मुज के लिए नया ट्रैफिक सिस्टम लाएगा ईरान, बड़ी खबर। खास सर्विस के लिए जहाजों को टैक्स देना होगा, बड़ी खबर। ईरान की यूएई और ओमान पर हमले की धमकी, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। अमेरिका की गीदड़ भभकियों से बेखौफ ईरान, हॉर्मुज के लिए नया ट्रैफिक सिस्टम लाएगा ईरान, बड़ी खबर। खास सर्विस के लिए जहाजों को टैक्स अब देना होगा। अमेरिका की गीदड़ भभकी से बेखौफ है ईरान, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। हॉर्मुज के लिए नया ट्रैफिक सिस्टम ईरान लाने जा रहा है। खास सर्विस के लिए जहाजों को टैक्स देना होगा। ईरान की यूएई और ओमान को धमकी हमले की, इसको भी समझेंगे, डिकोड करेंगे, लेकिन ग्राफिक्स डिटेल से सारी जानकारी, उसके बाद फिर हम एक्सपर्ट्स के पास लौटेंगे कि आखिरकार ईरान चाहता क्या है, इसको भी समझेंगे। लेकिन जल्दी से मेरे पीछे ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए। गीदड़ भभकियों से बेखौफ ईरान, ईरानी नेता इब्राहिम अजीजी का बयान। हॉर्मुज पर नया ट्रैफिक सिस्टम हम लाएंगे, ईरान के सहयोगी देशों को इसका फायदा होगा। ईरान पिक्चर क्लियर कर रहा है हॉर्मुज को लेकर जो प्लान है। ईरानी नेता इब्राहिम अजीजी ने बड़ा बयान दिया है, हॉर्मुज पर नया ट्रैफिक सिस्टम लाएंगे, ईरान के सहयोगी देशों को इसका फायदा मिलेगा। नेक्स्ट ग्राफिक्स, खास सेवाओं के लिए टैक्स लिया जाएगा, ये बड़ा अहम पॉइंट। खास सेवाओं के लिए टैक्स लिया जाएगा, ये किसके क्या मायने हैं, एक्सपर्ट से आगे समझेंगे। कुवैत और यूएई को कड़ी चेतावनी दी है, जरूरत पड़ी तो दोनों पर हमला हम करेंगे, ईरान ने साफ कर दिया है। ईरान के दुश्मनों को सौंप दी इन दोनों ने अपनी जमीन, हथियार अब हॉर्मुज से नहीं गुजरेंगे। बातचीत फेल हुई तो युद्ध को भी हम तैयार हैं। यानी ट्रंप अगर धमका रहे हैं तो ईरान कह रहा है कि डरने वाले तो हम भी नहीं हैं। एक्सपर्ट्स के पास लौटेंगे। अनुपम जी, अनुपम तिवारी, एयरफोर्स ऑफिसर, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अलग से टैक्स लगाने की बात अब ईरान की तरफ से की जा रही है, क्या मायने इसके, और जो फ्री सी में आना जाना होता था वो चीजें क्या बाधित हो जाएंगी? और एक बड़ा सवाल है कि अगर जितने स्टेट दुनिया भर में हैं सभी लोग अगर इस प्रकार से टैक्स लेने लगेंगे तो फिर होगा क्या दुनिया का? हमको कहीं ना कहीं ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये हॉर्मुज के ऊपर जो भी हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका है, और अमेरिका की कुछ गलतियां हुई थी जिससे कि ईरान को ये मौका मिला कि वो हॉर्मुज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करे। अब हॉर्मुज को अमेरिका की वजह से ईरान अब टोल भी लेगा। जो हॉर्मुज का जो इलाका है, जो कि एक कई देशों का अंतरराष्ट्रीय समूह इसकी निगरानी करता था, अब वो पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में है। तो इसके पीछे दोष तो अमेरिका का है। अब अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा कि जब जिस हार्मूज को लेकर के उसने ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश करी थी, अब वही हार्मूज अमेरिका की गले की हड्डी बना हुआ है।
अब इससे निकलने के लिए कोशिश अमेरिका ने बहुत करी कि हॉर्मूज के बाहर से ब्लॉकेज कर दिया कि ईरान भी अपना तेल ना बेच पाए, लेकिन उसमें भी उसको बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली क्योंकि चाइनीज टैंकर्स तो वहां से आ जा रहे थे जी। और चाइना के साथ अभी फिलहाल किसी तरह का दुश्मनी अमेरिका नहीं लेना चाहता है क्योंकि वो ऑलरेडी एक बड़े युद्ध में फंसा हुआ है। तो अब यहाँ पर हॉर्मूज की जो नाकेबंदी है उसने चाहते न चाहते हुए ईरान को एक ऐसा हथियार दे दिया है जिससे वो अमेरिका के ऊपर कभी भी नकेल कस सकता है और नकेल कस भी रहा है। तो यहाँ पर जो हॉर्मूज है वो एक मोड ऑफ कंटेंशन लगातार बना रहेगा और ईरान इसको लेकर के इतना 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 कंफर्टेबल है कि जी। वो जानता है कि जब जोर रखा हुआ है हमने हॉर्मूज के ऊपर, तब तक अमेरिका हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता या करेगा भी तो उस लेवल का नहीं कर सकता जितना कि अमेरिका की ताकत है। अंतरराष्ट्रीय शक्तियां परेशान हो रही हैं, विश्व की इकोनॉमिक डैमेज हो रही है, लेकिन उस वजह से ईरान को फायदा हो रहा है। अब देखिए जो टैक्स की बात आपने बताई, टैक्स यानी कि टोल क्लियर कट कहा है ईरान ने कि, और ये उनकी संसद ने इस बात को रेटिफाई भी किया है कि वहां से निकलने वाले हर एक को यहाँ टोल देना पड़ेगा और जी। टोल भी आपको या तो क्रिप्टो करेंसी में देना है या तो यहाँ पर डॉलर को भी बाइकआउट कराने की कोशिश करी जा रही है। तो ईरान ने बहुत सोची समझी रणनीतियों के तहत हार्मुज को अपने लिए एक बहुत फायदे का सौदा बना रहा है और इस युद्ध का जो निर्णय है वो तभी होगा जब हॉर्मुज के ऊपर कोई बात होगी और फिलहाल बातचीत की कोई संभावना यहाँ दिखाई नहीं दे रही। दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रही है। ठीक है सर, मैं लौटता हूं क्योंकि एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर, मालदीव को लेकर सबसे बड़ी खबर आई सामने। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। मालदीव के समुद्र में गायब इटली के 5 गोताखोर, शव तलाशने गए सैन्य गोताखोर की भी मौत हो चुकी है। अंडर वाटर गुफाओं की खोज करने आए थे इटली के गोताखोर। बड़ी खबर इस वक्त की, तो बड़ी खबर मालदीव से इस वक्त आ रही है। मालदीव को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है। मालदीव के समुद्र में गायब हुए हैं इटली के 5 गोताखोर, शव तलाशने गए सैन्य गोताखोर की भी मौत हो चुकी है। बड़ी खबर, अंडर वाटर गुफाओं की खोज करने गए थे गोताखोर। खुद राष्ट्रपति मुइज़ू जो हैं वो पहुंचे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन देखने के लिए, लेकिन जो 5 गोताखोर थे जो समुद्र में गायब हैं उनके बारे में कोई बड़ी जानकारी नहीं मिल पा रही है और जो गोताखोर उन्हें तलाशने के लिए गए थे उनमें से भी एक की मौत हो चुकी है। अंडर वाटर गुफाओं की खोज करने ये गोताखोर गए थे लेकिन वहां से वो वापस नहीं लौटे। हुआ क्या, डिटेल से ग्राफिक्स के जरिए जानकारी, उसके बाद फिर हम एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे। मालदीव समुद्र में गायब हुए गोताखोर और पांचों ही इटली के रहने वाले हैं। इटली के 5 गोताखोरों की मौत की खबर है। अंडर वाटर गुफाओं की खोज कर रहे थे। मालदीव की सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया लेकिन मालदीव के ही एक जवान की वहां पर मौत हो गई और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को होल्ड करना पड़ा। नेक्स्ट ग्राफिक्स, डिप्रेशन सिकनेस का शिकार हुआ जवान, ये जानकारी वहां से आई है। जो जवान मालदीव का जिसकी मौत हुई है, शरीर में नाइट्रोजन गैस का असर बढ़ जाता है। गहरे पानी में जाने के बाद 50 मीटर गहराई में गुफाओं की खोज करने के लिए इटली के 5 गोताखोर उतरे थे लेकिन वापस लौट कर नहीं आए क्योंकि अचानक से मालदीव का मौसम बदल गया। 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगीं और विजिबिलिटी घटने से 5 गोताखोर रास्ता भटक गए, ऐसी जानकारी आ रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। अनुपम जी, बड़ी दुखदाई खबर, समुद्र की गुफाएं खोजने के लिए गोताखोर उतरे थे लेकिन वापस नहीं लौटे। लेकिन उससे भी हैरानगी की बात कि मालदीव की नेवी के जवानों ने ऑपरेशन चलाया लेकिन उनमें से भी एक की डेथ हो गई। देखिए राजेश, ये वर्ष का वो समय है जब महासागर में मानसून का जो लहरें हैं, जो उसकी हवाएं हैं, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आना शुरू हो जाती हैं। हम सबको पता होना चाहिए कि इसी महीने के अंत में 24-25 तारीख के आसपास मानसून की वेव हमारे केरल के तट से भी टकराई थी, यानी कि मालदीव के आसपास उसका माहौल बनना शुरू हो चुका है। ये काफी खतरनाक मौसम होता है और मालदीव का जो इलाका इंडियन ओशियन के अंदर वो एक ऐसा माना जाता है जहां पर वाटर लेवल अनिश्चित रूप से कभी घटता है कभी बढ़ता है। कभी आप देखें अक्सर ये खबरें आती रहती हैं कि वाटर लेवल बढ़ने से मालदीव का अस्तित्व ही खतरे में है, कभी भी वो एक ऐसा देश है जो डूब सकता है, पानी की गहराइयों में जा सकता है। तो वो एक अनसर्टेन सिचुएशन के साथ, अनसर्टेन मौसम के साथ इस इलाके में जो रिसर्च की कोशिश करी गई थी और इटली के अंदर ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं
जो कि पूरी दुनिया में, न सिर्फ इस इलाके में बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह के अंडर वाटर खोज रिसर्च के ऊपर लगातार काम करते रहते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस रिसर्च का अंत इस तरह से हुआ है कि अंडर वाटर गुफाओं में वहाँ के फ्लोरा बिल्कुल। एंड फाउना क्या-क्या है, किस तरह के जीव पाए जाते हैं, वहाँ पर क्या मिल सकता है। और एक वेस्टर्न फिनोमेना है कि एक समुद्र के अंदर डूबा हुआ उनका एक पौराणिक शहर है अटलांटिस, जिसको वो हर जगह, हर समुद्र में ढूँढते रहते हैं। इसको भी कहीं न कहीं उससे लिंक किया जाता है कि शायद इस इलाके में अटलांटिस शहर मिल जाएगा। तो ये एक रिसर्च लगातार चलती रहती है। और यहाँ पर जैसा आपने कहा कि मालदीव की नेवी ने भी कोशिश करी, लेकिन उस कोशिश का भी अंजाम ऐसा रहा कि वहाँ का उनका भी एक जवान वहाँ पर मारा गया। तो ये आप देख लीजिए कि वर्ष के इस मौसम में, इस समय में इस तरह की कोशिशें अक्सर फलीभूत नहीं होती हैं। और मालदीव की नेवी कोई बहुत इस तरह की नहीं मानी जाती है जो कि बहुत प्रोफेशनल हो, बहुत ज्यादा उनके अंदर ऐसे रिसोर्सेस हो कि वो इस तरह के बचाव कार्य अपना कर सकते। सके। क्योंकि हमें ठीक है याद सर। रखना चाहिए मालदीव छोटा सा देश है और वहाँ की सेना, आर्मी, नेवी अभी कुछ दिनों पहले तक ही भारत के काफी प्रभाव में थी, और जो अब धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होना चाहती है, अपने अपने हिसाब से काम करना चाहती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चलिए, खबर है बड़ी और हम सबको दुर्भाग्यपूर्ण एक खबर है। इन ठीक है तमाम सर, पॉइंट इज क्लियर। मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भड़का ताइवान। बड़ी खबर, एक हम संप्रभु देश हैं, चीन के अधीन नहीं है, ताइपे ने कहा। ताइवान को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया था। अमेरिका किसी को आजाद होते नहीं देखना चाहता, ट्रंप ने कहा था। और इसी बात का डर था। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भड़का ताइवान। हम संप्रभु देश, चीन के अधीन नहीं, ताइपे कहता है। ताइवान को लेकर ट्रंप ने फिर बड़ा बयान दिया है। अमेरिका किसी को आजाद नहीं देखना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भड़का ताइवान। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ग्राफिक्स एक बार डिटेल से पूरी जानकारी दे दें ग्राफिक्स के जरिए, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे। चलिए, ग्राफिक्स के जरिए डिटेल से जानकारी। ट्रंप का ताइवान को झटका। ताइवान को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। किसी को आजाद होते नहीं देखना चाहते, ट्रंप ये कहते हुए नजर आए। चीन के लिए ताइवान 59 मील दूर है। यह ट्रंप की स्टेटमेंट है जो मैं आगे आपको सुनाऊंगा। चीन के लिए ताइवान महज 59 मील दूर है। नेक्स्ट ग्राफिक्स। लेकिन चीन के लिए ताइवान 59 मीटर दूर है, लेकिन जिनपिंग ने दी अमेरिका को चेतावनी, लेकिन हमें लड़ने के लिए लगभग 9000 मील दूर आना पड़ेगा। यह बड़ी स्टेटमेंट जो है ट्रंप की तरफ से दी गई है कि चीन के लिए ताइवान महज 59 मील दूर है, लेकिन हमें 9000 मील के आसपास दूरी तय करके जंग लड़ने आना होगा। वन चाइना पॉलिसी को मानता है यूएस, मगर ताइवान को बेचता रहा है हथियार। बेटर है डोनाल्ड ट्रंप को एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने एक्सपर्ट्स के पास लौटते हैं। People of Taiwan feel more or less secure after your meetings with President Xi? Neutral. Neutral. This Has been the going on for policy years. changed at all? No, nothing's U.S. changed. policy. No, nothing's changed. I will say this: I'm not looking to have somebody go independent, and we're supposed to travel 9,500 miles to fight a war. I'm not looking for that. I want them to cool down. I want China to cool down. Day of pageantry in Beijing. चलिए, वापस एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे। हमारे साथ एयरफोर्स ऑफिसर अनुपम तिवारी सर लगातार बने हुए हैं। क्या मायने सर इस स्टेटमेंट के कि चाइना से ताइवान महज 59 मील दूर है, लेकिन हमें 9500 मील के आसपास का सफर तय करके जंग लड़ने आना पड़ेगा। ताइवान को बड़ा झटका, और जापान और साउथ कोरिया को भी अब सोचने का वक्त आ चुका है कि कितना भरोसा वो अमेरिका पे रखें। सब देखिए राजेश जी, इस समय एक चीज पूरी तरह से क्लियर है, पूरी दुनिया में क्लियर है कि अमेरिका ने अपने तमाम वॉर रिसोर्सेस मिडिल ईस्ट में लगा रखे जी। और जिस गति से वो वॉर चल रहा, जिस हिसाब से वहां पर हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, अमेरिका किसी एक नए फ्रंट पे फिलहाल तो नहीं जाने। अब वो फ्रंट चाहे ताइवान का हो या कहीं और, तो ये स्पष्ट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बातों से। और ये जो 59 किलोमीटर या 59 माइल और 9,500 माइल वाली जो बात है, इसका अंदाजा लोग पहले से ही लगा रहे थे कि अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है कि वो ताइवान की सुरक्षा के लिए अपनी फ्लीट को दो हिस्सों में बांटे, एक को मिडिल ईस्ट में रखे और एक को ईस्टर्न एशिया में रखे। तो अब ईस्टर्न एशिया में वो हथियार कहाँ से लाएगा? ईस्टर्न एशिया में अगर उसको बड़े बड़े
कैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने हैं, जी। तो उनका लॉजिस्टिकल सप्लाई कैसे निर्बाध रूप से चल पाएगी? क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या ये आएगी ताइवान की सुरक्षा के लिए, अगर हमला होता है चाइनीज तरफ से, तो यूरोपियन नेशन नेटो वहां पर अपनी उतनी उपस्थिति नहीं दर्ज करा पाएगा जितनी की कभी वो मिडिल ईस्ट में दर्ज करा देता है। मिडिल ईस्ट में लड़ाइयां पहले भी जब होती रही तो नेटो लगातार यहाँ पे दिखता है। जी। ईस्टर्न एशिया में ताइवान के आसपास अगर अमेरिका युद्ध के लिए जाता है तो वहां पर नेटो बहुत लिमिटेड अपनी उपस्थिति दिखा पाएगा और वो सारी जंग अमेरिका को अकेले लड़नी पड़ेगी ताइवान के साथ मिलकर। तो अब वहां पर समस्या ये है कि जो लॉजिस्टिकल चेन है, जो सप्लाई है पूरी अमेरिका से लेकर के पैसिफिक क्रॉस करके ताइवान तक आने की, वो एक लंबी दूरी है और वो अमेरिका के लिए भी आज की कंडीशन में बहुत मुश्किल है, भले ही वो सुपर पावर है, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज का उसको दो जगह बंटवारा करना पड़ेगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं चाइना के साथ मीटिंग में एक अंडरस्टैंडिंग हुई है कि अभी फिलहाल हम इस तरह के वक्तव्य देकर के ये बताने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका ताइवान की सुरक्षा के लिए रेडी नहीं है। हाँ, ताइवान अपनी सुरक्षा खुद करे, हथियार हमसे खरीद ले, ठीक है, हथियारों के बदले हमको पैसा दे दे। तो फिलहाल ये एक वर्तमान स्थिति है। आगे भविष्य में क्या रणनीति होती है वो अंदर मीटिंग से जो और बातें खुल के आएंगी तब हम लोग आकलन लगा पाएंगे, लेकिन फिलहाल तो यही है कि स्टेटस को रहने वाला है अमेरिका का पूरा। लेकिन ताइवान की टेंशन, दिल की धड़कनें जरूर बढ़ना तय मानी जा रही हैं सर। मैं लौटता हूं, एक और बड़ी खबर, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। बांग्लादेश के मंत्री की भारत को गीदड़ भभकी, मंत्री मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का बयान, गंगा संधि पर निर्भर है भारत के साथ हमारे रिश्ते, बांग्लादेश आने वाली नदियों पर बनाए बांध, आलमगीर ने कहा। बड़ा बयान दिया है बांग्लादेश के मंत्री की भारत को गीदड़ भभकी। मंत्री मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बड़ा बयान दिया है, गंगा संधि पर निर्भर हैं भारत के साथ रिश्ते, बांग्लादेश आने वाली नदियों पर भारत ने बांध बनाए, आलमगीर ने कहा। क्या उन्होंने कहा है, जल्दी से स्क्रॉल प्ले करिए, उसके बाद छोटी सी टिप्पणी अनुपम जी से लेंगे जल्दी से। क्या कहते हैं आलमगीर? यह संधि अनिश्चित काल के लिए होनी चाहिए और तब तक प्रभावी रहनी चाहिए जब तक कि इसकी जगह कोई भविष्य का समझौता ना आ जाए। भारत द्वारा अपने हित में एक तरफा जल निकासी बांग्लादेश के लिए खतरनाक हो सकती है। मंत्री मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बड़ा बयान दिया है। चलिए एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे। अनुपम जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। भारत बांग्लादेश के रिश्तों को हम कहां पर देखें? यहां पर भी ऐसा लग रहा है कि पानी को लेकर एक टकराव होता जा रहा है। देखिए राजेश, भारत और बांग्लादेश के पीछे पानी एक बहुत बड़ा इश्यू है। पानी और हमारा जो बॉर्डर, एक लंबा बॉर्डर जो हम साझा करते हैं, वहां पर नदियां भी जा रही हैं, वहां पर लोग भी आ जा रहे हैं, तो ये दो इश्यूज लगातार बने रहेंगे। अब जब से वेस्ट बंगाल में सत्ता उस पार्टी के हाथ में आ गई जिसकी सत्ता दिल्ली में भी है, तो बांग्लादेश के अंदर परेशानी होना स्वाभाविक है। बांग्लादेश के अंदर तो लगातार इस तरह के बयान आएंगे धमकाने वाले, और ये मिर्जा फखरुल इस्लाम जो हैं, ये तो जाने ही जाते हैं इस तरह के उल्टे सीधे बयान देने के लिए। उनको लगा मंत्री पद दिया ही इसलिए गया है कि वो भारत के विरोध में कुछ ना कुछ बोलते रहे। लेकिन भारत को यहाँ पर थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाते हुए फिलहाल ऐसे बयानों के लिए बांग्लादेश की वर्तमान सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर करनी चाहिए और ये बांग्लादेश को स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए कि अगर आपके यहाँ से जो ओहदेदार हैं, जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो भारत के विरोध में इस तरह की बातें करेंगे तो भारत को भी शांत न रहने का हक है। भारत भी इस तरह के बयान और इस तरह कार्रवाइयां कर सकता है। तो अगर हम स्पष्ट संदेश दे देंगे तो बांग्लादेश के ये सब मंत्री लोग, आलमगीर जैसे लोग, ये फिलहाल ठीक हो जाएंगे और बांग्लादेश के आम नागरिकों को भी समझ में आएगा कि भारत के साथ मित्रता पूर्ण रहने में ही ज्यादा भलाई है, ज्यादा बेहतरी है। और ये गंगा संधि और ये सब जो बातें कर रहे हैं जो कि और रिश्तों को खराब कर सकते हैं, उस तरह ना किया जाए, भारत के साथ एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहा जाए। ओके, चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुपम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी इतनी डिटेल से साझा करने के लिए। ग्लोबल ब्रेकिंग में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।